अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला चैप्टर भी आपने इंट्रोडक्टरी लेवल का तो MA2 में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिटेल में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक बेसिक स्टैंडर्ड यानी अपने कंपनी का जो टारगेट है किसी भी चीज़ के बारे में, यानी कॉस्ट के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, मटेरियल कॉस्ट का अलग, लेबर कॉस्ट का अलग, ये एक बेसिक स्टैंडर्ड आपने सेट कर लिया और उसके साथ फिर आपने एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर किया, तो ये जो पूरी टेक्निक या पूरा मेथड होता है उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं। तो इसमें हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझेंगे भी और उसको आगे न्यूमेरिकल उसके क्वेश्चन जो है वो भी करेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अगर आप देखें तो वो कहता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड की जाती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपने एक एवेल्युएशन की किसी भी प्रोडक्ट को शुरू करने से पहले और आपने उसकी मटेरियल की कॉस्ट का अंदाजा लगाया, लेबर की कॉस्ट का एस्टीमेट लगाया और ओवरहेड का एस्टीमेट लगाया। तो ये जो एस्टीमेट्स हैं, जब इनको जैसे बजट हमने पढ़ा है, बजट जो आपने बनाया बजटेड कॉस्ट, वही स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है। अब जब आपका एक्चुअल रिजल्ट या एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से डिफरेंट होगी या एक्चुअल सेल्स आपकी बजटेड या टारगेटेड सेल्स से डिफरेंट होगी, तो उसको हम कहते हैं कि वो आपका आगे वेरिएंस आएगा। तो फिर हम उसके साथ वेरिएंस कैलकुलेशन भी करेंगे। अब वेरिएंस कितनी तरह के होते हैं? सबसे पहले तो सेल्स वेरिएंस है, उसके बाद आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। अब ये डिफरेंट टाइप के आपके पास वेरिएंसेस होते हैं जो हम आगे स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे। इन सारे वेरिएंसेस को फाइंड करने के बाद हम एक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में हम अपने बजटेड प्रॉफिट को ले लेंगे और बजटेड प्रॉफिट में से जितने भी वेरिएंसेस हैं इनको हम एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये जो तरीकाकार होता है ना, ये हमारी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट होती है जो कि हम आगे बनाएंगे एंड में चैप्टर की बात। अब पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द प्लान्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। इट इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस शुड कॉस्ट। शुड कॉस्ट का मतलब है कि आपने जो टारगेट सेट किया, टारगेट के मुताबिक एक प्रोडक्ट या एक सर्विस के ऊपर कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। तो ये शुड कॉस्ट का मतलब ये है कि उस पर कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए एज पर टारगेट या एज पर स्टैंडर्ड। एक्चुअल जो कॉस्ट होगी वो उससे ज्यादा भी लग सकती है, उससे कम भी लग सकती है, वो तो हम आगे एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा। अब ये जो स्टैंडर्ड की टर्म उसने यूज की है ना, स्टैंडर्ड मुख्तलिफ 4 बेसिक कैटेगरीज है स्टैंडर्ड की। एक होता है बेसिक स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड वो होता है जो आप मिनिमम स्टैंडर्ड है, लोएस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है, उसको हम बेसिक स्टैंडर्ड कहते हैं। उसका मतलब ये होगा कि आप उससे नीचे लेवल की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर आपकी परफॉर्मेंस उस बेसिक स्टैंडर्ड से भी नीचे चली जाए तो फिर आपके काम करने का कोई फायदा नहीं, वो प्रोडक्ट बनाने का कोई फायदा नहीं, फिर बेहतर ये है कि आप उस प्रोडक्ट को खत्म कर दें। तो बेसिक स्टैंडर्ड से बहरहाल आप कुछ ऊपर ही बेहतर ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। दूसरा जो स्टैंडर्ड है आपका वो है आइडियल स्टैंडर्ड। मैक्सिमम अटेनेबल स्टैंडर्ड जो होता है, सॉरी, मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड होता है वो आइडियल स्टैंडर्ड है जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अब ये जो आइडियल स्टैंडर्ड है, ये आइडियल इसको इसलिए कहते हैं कि ये प्रैक्टिकली अटेनेबल नहीं होता। आइडियल स्टैंडर्ड को भी हम अचीव नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। फिर थर्ड जो स्टैंडर्ड है वो है अटेनेबल स्टैंडर्ड। ये वो स्टैंडर्ड होता है जो बेसिक से टफ जरूर होगा, मुश्किल होगा, उसको अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन है अटेनेबल, अचीवेबल। और फोर्थ में वो करंट स्टैंडर्ड की बात करें तो करंट स्टैंडर्ड जिसपे आपकी कंपनी या आपका जो प्रोडक्शन हाउस है जिस लेवल पे अभी परफॉर्म कर रहा है, जो उसका परफॉर्मेंस लेवल है, वो परफॉर्मेंस लेवल उसका बेसिक करंट स्टैंडर्ड है, यानी जितनी वो परफॉर्मेंस अभी दे रहा है वो करंट स्टैंडर्ड। तो उसने उसको बता दिया कि बेसिक स्टैंडर्ड दीज आर लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड व्हिच रिमेन अनचेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। दिस सोल देयर सोल यूज टू शो ट्रेंड ओवर टाइम फॉर आइटम्स सच एज मटेरियल प्राइस लेबर। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड
लीस्ट यूजफुल टाइप ऑफ स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये आमतौर पे हम यूज नहीं करते। दूसरा आइडियल स्टैंडर्ड है, दीज स्टैंडर्ड आर बेस्ड अपॉन परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन। परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन का मतलब है कि आपकी 0% वेस्टेज हो, 0% आइडल टाइम हो, आप आपका जो मशीन कैपेसिटी है वो फुली यूटिलाइज हो रही हो, उसमें किसी तरह की एफिशिएंसी 100% हो, तो ये आइडियल स्टैंडर्ड होता है जो नॉर्मली अचीवेबल नहीं होता। तो ये इसीलिए इसको आइडियल स्टैंडर्ड कहते हैं। उसमें बता दिया कि आइडियल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, तो वो यहाँ पे उसने लिखा है कि आइडियल स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपका नो वेस्टेज, नो स्क्रैप, नो ब्रेक डाउन, बिजली नहीं जा रही, पाकिस्तान में तो बिल्कुल रिसीवेबल नहीं होता, नो स्टॉपेजेस, नो आइडल टाइम, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल स्टैंडर्ड के। लेकिन प्रैक्टिकली ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और सारी चीजें अचीव करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली आइडियल स्टैंडर्ड को अचीव नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद उसने बता दिया अटेनेबल स्टैंडर्ड, और उसको डिफाइन करा है, दीज स्टैंडर्ड आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट encountered type of standard, they are based on efficient but not perfect operating condition। यानी आप लेबर को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो बेहतर परफॉर्मेंस दें, तो उनको थोड़ा सा टफ टारगेट देंगे ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करें, लेकिन इतना टफ भी ना हो कि वो अचीवेबल ही ना हो। जो अनअटेनेबल स्टैंडर्ड होते हैं ना, वो मोटिवेट नहीं करते किसी भी बंदे को। मतलब आपको अगर ये कह दिया जाए कि आपने एक दिन में पिंडी से चल के लाहौर जाना है, ये आपका टारगेट है, अगर आप लाहौर तक पैदल चले जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे, तो ये इनाम आपको मोटिवेट नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि पिंडी से लाहौर पैदल जाना आज के दौर में ये नामुमकिनात में से, इसलिए 10,000 रिवॉर्ड तो आपको मिल रहा है, लेकिन वो रिवॉर्ड भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा। तो जो अनअटेनेबल स्टैंडर्ड होते हैं, जो आइडियल स्टैंडर्ड है ये, तो ये मोटिवेट इसी वजह से नहीं करते कि इनमें ये अचीवेबल नहीं होते। इनके बदले में जितना मर्जी रिवॉर्ड दिया जाए, कोई भी बंदा इसके ऊपर परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद आगे वो हमें कहता है करंट स्टैंडर्ड, दी स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन करंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ अलाउंस ऑफ ब्रेक। मतलब क्या है कि जिस एफिशिएंसी लेवल पे आप करंटली काम कर रहे हैं, जितने घंटे बिजली बंद हो रही है, लेबर की जो एफिशिएंसी है, जो वेस्टेज लेवल करंटली चल रहा है, उसके ऊपर जो परफॉर्मेंस आपकी वो करंट स्टैंडर्ड। आगे से बताया स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कैसे करते हैं। अब हमें दो तरह की कॉस्टिंग टेक्निक है बेसिक, वो आपको पता है, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ये दोनों टेक्निक में हम अलग अलग कॉस्ट फाइंड करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को भी कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो इसलिए ये दो अलग अलग जो कॉस्ट टेक्निक्स हैं वो हमने पढ़ी हुई है पहले भी। स्टैंडर्ड कॉस्ट आल्सो प्रोवाइड एन इजियर मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिंस एनेबल सिंप्लीफाइड रिकॉर्ड टू बी केप्ट। इसका फायदा ये भी होता है कि आप स्टैंडर्ड जब बना लेते हैं ना, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना आपके लिए आसान हो जाता है। और ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, इसको आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के ऊपर इसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसका डाटा नोट करते हैं। यहाँ पे उसने इलस्ट्रेशन दी है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहता है 20 के प्रोडक्ट का नाम है, उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 900 यूनिट्स आपने बनानी है, एक यूनिट पे 40 स्क्वायर मीटर डायरेक्ट मटेरियल लगेगा और 5.3 उसकी कॉस्ट है। तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मटेरियल की टोटल कॉस्ट आ जाएगी एक यूनिट। डायरेक्ट वेजेस के बारे में कहता है कि 24 आवर्स बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में लगेंगे और उसका रेट है 5, तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 15 आवर्स लगेंगे और उसका रेट जो है वो 4.8 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। यानी ये 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 15 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 आपने किया, तो वो आपकी टोटल लेबर कॉस्ट आ गई। नीचे फिर जाके वो कहता है कि ओवरहेड का डाटा है, बजटेड कॉस्ट एंड आवर्स पर एनम हमारा एज फॉलोज। बजटेड बॉन्डिंग आपने कहता है कि आपकी जो वेरिएबल ओवरहेड है ना, वो है 45,000 और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में वेरिएबल ओवरहेड है 25,000। ये 45,000 ओवरहेड आपके लग रहे हैं 30,000 घंटे काम करने के बाद, और जो दूसरे 25,000 है वो 25,000 घंटे काम करने के बाद ही लग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका जो ओवरहेड का रेट है
45,000 को इस पे डिवाइड कर दें तो आपका 30,000 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 1.5, वो 1.5 आपका बॉन्डिंग डिपार्टमेंट का वेरिएबल ओवरहेड रेट है, जबकि फिनिशिंग डिपार्टमेंट का वेरिएबल ओवरहेड रेट है 25,000 डिवाइडेड बाय 25,000 जो कि 1 है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कहता है कि 36,000 प्रोडक्शन ओवरहेड है और 27,000 सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों का जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ यूनिट होती है ना, कॉस्ट ऑफ यूनिट में हम जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है उनको शामिल नहीं करते, यानी ये जो 27,000 उसमें लिखा हुआ है उसको हम शामिल नहीं करेंगे जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे। नीचे सॉल्व किया, उसने कहता है कि आप प्राइम कॉस्ट फाइंड करें। प्राइम कॉस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है। प्राइम कॉस्ट कहते हैं सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं उनको जब आप ऐड कर लेते हैं तो वो प्राइम कॉस्ट करते हैं। अब डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है वो आपको पता है कि डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है और डायरेक्ट लेबर आ जाती है। डायरेक्ट मटेरियल आ गया, उसके बाद आपकी डायरेक्ट लेबर आ गई, प्राइम कॉस्ट में हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट जो कि इक्वल होती है डायरेक्ट मटेरियल, और इसमें आप ऐड कर लेंगे डायरेक्ट लेबर, और इसमें ऐड कर लेंगे आप अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इन तीनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो वो आपकी प्राइम कॉस्ट है। सेकंड स्टेप पे कहता है आप मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करें। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्ट हम कहते हैं ऑल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? ऑल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? जो आपकी प्राइम कॉस्ट है ना, प्राइम कॉस्ट जो कि ऊपर आपने डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंस किए, तो ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई, जो सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब आप ऐड कर लेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड कर लेंगे जब आप प्राइम कॉस्ट में, तो ये आपका आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब ये होगा कि प्राइम को अब मार्जिनल कॉस्ट तक आप पहुंच गए। मार्जिनल कॉस्ट के बाद अगला स्टेप आपका है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करने का तरीका ये है कि आप मार्जिनल कॉस्ट में ऐड कर लें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो ये आपकी आ जाएगी टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। और इसी तरह आप आगे टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसमें आप अपना जो भी मार्जिन वगैरह है ऐड करते हैं। अब ये जो फॉर्मूलाज हैं ये बेशक आप अपने पास यहाँ से नोट करके इनको आप अपने पास लिख लें, तो ताकि आपको याद रहे, तो बाद में आप इनको इजीली यूज कर सकते। अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में आपने सबसे पहले ऊपर हमने पढ़ा था कि मटेरियल जो है ना वो 40 kg लगेगा, उसकी कॉस्ट है 5.3 पर केजी। 40 को 5.3 से उसने मल्टीप्लाई किया तो 2.12 उसका आंसर आता है। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर में दो डिपार्टमेंट है, बॉन्डिंग डिपार्टमेंट और उसके बाद फिनिशिंग डिपार्टमेंट। ये दो डिपार्टमेंट, बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में उसने 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 120। 15 को उसने 4.8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 70। अब इन तीनों कॉस्ट को उसने ऐड किया तो ये आपका 404 आंसर आ गया। ये आपकी जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है ना उसका डाटा है। प्राइम कॉस्ट में जब आपने फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, वेरिएबल ओवरहेड, बॉन्डिंग डिपार्टमेंट के वेरिएबल ओवरहेड 36 है। हमें कैसे पता चला? ये वाला स्टेप अगर देखो ना, मैंने ऊपर ही बताया था
कि वेरिएबल ओवरहेड का रेट निकालने का तरीकाकार ये है कि टोटल वेरिएबल ओवरहेड है 45,000, उसको 30,000 पे डिवाइड किया तो आपका रेट आ जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे अगर आप रेट देखें ना तो ये आ जाएगा 1.5। 1.5 को जब आपने इस 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 24 से 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो ये आपका आंसर आ गया 36। इसी तरह फिनिशिंग डिपार्टमेंट में अगर आप देखो तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में उसने 25,000 डिवाइडेड बाय 25,000 जो किया है ना, ये आपका ऊपर दिया हुआ था उसने कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट का वेरिएबल ओवरहेड 25,000 है और उसमें 25,000 घंटे लगेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वेरिएबल ओवरहेड का रेट फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए आ जाएगा 1.0, यानी 1 क्या ले 1.0 क्या ले। इसको 15 से मल्टीप्लाई किया जब उसने 15 आवर्स से, तो वो 15 आंसर आ गया। अब इन सारी चीजों को, ये जो पहला आंसर आया था ना, ये प्राइम कॉस्ट थी 404। प्राइम कॉस्ट में जैसे मैंने बताया था कि वेरिएबल ओवरहेड्स को आप ऐड कर लें तो ये 455 जो आंसर आए ये बन जाती है मार्जिनल कॉस्ट। मैंने ये अभी ऊपर फॉर्मूला लिखवाया है, वो आप बैक जाके वीडियो में देख सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट में जब हम वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, अब ये जो ओवरहेड है ना 36 और 15 ये दोनों को मिला के ये वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड के टोटल को उसने 404 यानी प्राइम कॉस्ट में ऐड किया तो वो उसका आंसर आ गया मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में आपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 36,000 डिवाइडेड बाय 900 कैसे किया उसने? उसने हमें ऊपर क्वेश्चन में बताया है कि आपके जो प्रोडक्शन ओवरहेड हैं फिक्स, ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड की बात कर रहा है ना ये वाली, ये वो बात कर रहा है फिक्स ओवरहेड्स। वो ऊपर उसने बताया कि 36,000 है, 36,900 यूनिट बनाई है आपने, वो भी शुरू में क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपने 900 यूनिट्स बनाई है, इसलिए 36,000 को उसने 900 पे डिवाइड किया। जब 36,000 को उसने 900 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 40। वो 40 उसने उठा के यहाँ पे लिख दिया, ये है पर यूनिट फिक्स ओवरहेड। इसको 455 में ऐड किया तो ये जो 495 है ये टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आ। टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में नॉन प्रोडक्शन ओवर, अब यहां तक ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन ओवरहेड होता है। प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद जब आप नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी ऐड कर लेंगे उसमें, ये वाले नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड जब ऐड कर लेंगे, वो किस तरह निकाला है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड? 2700 दिए हुए थे, ये टोटल तो 900 यूनिट है, 2700 को 900 पे डिवाइड किया 27,000 को, तो ये 30 आंसर आया। 30 को 495 में उसने ऐड कर लिया तो ये फाइनल आपकी जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो 525 आ गई। तो ये इलस्ट्रेशन होगी, ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब जब आप एक्चुअल रिजल्ट देखेंगे ना तो आपके ये मटेरियल कॉस्ट में भी कुछ एक्चुअल कॉस्ट इतनी नहीं होगी, कम या ज्यादा हो जाएगी। आपकी लेबर कॉस्ट इतनी नहीं होगी, कम या ज्यादा हो जाएगी। आपके ओवर फिनिशिंग में लेबर कॉस्ट इतनी नहीं होगी। प्राइम कॉस्ट का कुछ फर्क हो जाएगा, आपके वेरिएबल ओवरहेड में फर्क आ जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड में फर्क आ जाएगा, जो सेलिंग ओवरहेड है उनमें तो फर्क आ जाएगा। तो जो आपकी एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो इस 425 से डिफरेंट हो सकती है, 525 से डिफरेंट हो सकती है। तो वही हमने कैलकुलेट करना है कि वो कितनी डिफरेंट है, वो वेरिएंस जो है वो किस वजह से आ रहा है। इस चैप्टर का सारा मकसद ही ये है कि आपकी कॉस्ट आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से कितनी वेरी कर रही है, वो वेरिएंस आपने कैलकुलेट करना है और उस वेरिएंस की वजह से आपके प्रॉफिट पे कितना फर्क पड़ा वो भी आपने कैलकुलेट करना। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहता है आप चीज बेच रहे हैं 600 रुपये, आपकी कॉस्ट कितनी है 525, 525 प्रॉफिट कितना आ जाएगा 75, 75 आ जाएगा। ये 75 तो प्रॉफिट इस वजह से आया है कि आपने ये वाला कॉस्ट का, ये जो पूरा क्वेश्चन है कॉस्ट का सारा डाटा आपने ये वाला लिया, इसलिए आपकी कॉस्ट 525 है। अगर यहाँ पे एक सादी सी मिसाल ले लो कि आपने मटेरियल की कॉस्ट एज्यूम की है 212, अब अगर ये 212 की जगह मटेरियल कॉस्ट एक्चुअली 210 हो जाए तो आपकी कॉस्ट में 200 से $2 की सेविंग हो रही है।
इस $2 की सेविंग का नतीजा ये होगा कि आपका जो प्रॉफिट है, ये वाला 75 था पहले, तो $2 कॉस्ट अगर सेव होगी तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो इसमें $2 ऐड हो जाएगा, यानी इस $75 में हम $2 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे $2 ऐड कर लेंगे। तो असल में प्रॉफिट किस वजह से बढ़ा कि ये जो कॉस्ट है पहले 525 हमने अज्यूम की थी, लेकिन मटेरियल में जब $2 का हमें बचत होगी तो ये कॉस्ट एक्चुअली हो जाएगी 523। 523 होने की वजह से जो प्रॉफिट है ना ये 75 की जगह हो जाएगा 77। तो इस तरह कॉस्ट जब हमारी सेव होती है ना तो उससे हमें प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। और अगर कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। यही वेरिएशन हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमें उसने एक टैक्स अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, वो कह रहा है कि आपका एक बजट है ओरिजिनल और ये रिजल्ट्स हैं आपके एक्चुअल। ओरिजिनल बजट में सेल्स भी दी हुई है, एक्चुअल सेल्स भी दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल भी दिया हुआ है, बजटेड भी और एक्चुअल भी, लेबर भी और सारा कुछ हमें दिया हुआ है। अब ओरिजिनल बजट में टोटल कॉस्ट 4,25,000 थी, जबकि एक्चुअली वो लगी 3,94,000। इसी तरह ओरिजिनल बजट में प्रॉफिट आपका 175,000 था, जबकि एक्चुअली प्रॉफिट आपका 1,56,000। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स भी बताए हैं उसने कि बजटेड लेबर आवर्स 50,000 थे, लेकिन एक्चुअली आपने काम 47,500 आवर्स काम किया है। और आपकी प्रोडक्शन और सेल यूनिट बजट आपने 5,000 यूनिट का बनाया था, एक्चुअली आपने 45,000 यूनिट्स बनाई और सेल की है। एक बात तो डेफिनेट है कि हम जब चीजें कम बनाएंगे, जैसे 5,000 का हमने बजट बनाया था लेकिन एक्चुअली हमने चीजें कितनी बनाई हैं, हमने 4500 बनाई है। तो जब हम चीजें 500 कम बनाएंगे तो हमारी सेल का आंसर भी कम हो जाएगा, डेफिनेटली हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। ये सादी सी बात है कि जब हम चीजें ही कम बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और हमारी सेल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो जब हम 5,000 के बजट को, ये जो 5,000 का बजट है, इसको जब हम 4500 यूनिट के एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये कंपैरिजन अनफेयर है, ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ओरिजिनल बजट को, ये जो पूरा ओरिजिनल बजट है, ये वाला, इस ओरिजिनल बजट को रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमने असल में 4500 यूनिट्स बनाई हैं और हमारा बजट 5000 यूनिट्स का है। तो हमें पहले बजट को भी रिवाइज करके 4500 यूनिट्स पे लेके आना। अब ये रिवाइज कैसे? अच्छा, कुछ डाटा उसने नीचे दिया हुआ कि देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग यूनिट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का तरीकाकार सादा सा है। नंबर ऑफ यूनिट आपने कितने बनाए? 5,000। ये 5,000 यूनिट बनाएगा। इन 5,000 यूनिट को बनाने पे आपकी मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी है? 1,50,000। इसका मतलब ये हुआ कि पर यूनिट आपका मटेरियल कितना लगा है? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5,000। जब आप 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5,000 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30। यानी डायरेक्ट मटेरियल आपने जो लगाया है स्टैंडर्ड के मुताबिक वो है $30। तो दूसरी चीज क्या है? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आपको दी हुई है 2 लाख, जबकि नंबर ऑफ यूनिट आपने 5,000 बनाए हैं। तो डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट होगी वो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5,000,
तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 40, यानी डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है 40। तीसरे नंबर पे आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, वेरिएबल भी हैं और आपके डायरेक्ट फिक्स्ड भी है। अब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड उसने हमें यहां दिए हुए हैं 50,000, लेकिन वो कहता है कि वेरिएबल विद डायरेक्ट लेबर। तो हमारा पर यूनिट अगर रेट निकालें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का, तो पर यूनिट रेट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा कि हमने 5,000 यूनिट बनाई है ना अगर, तो उस पर 50,000 लेबर आवर्स लगाए। तो पहले इसकी भी कैलकुलेशन कर लेंगे हम कि हमारे जो पर यूनिट लेबर आवर्स है ना, इसको अगर हम पर यूनिट आवर्स कैलकुलेट करें तो पर यूनिट आवर्स हमारे बनते हैं 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो कितने बने 10। तो हम एक यूनिट को बनाने पे असल में 10 आवर्स लगा है। तो हम एक यूनिट को बनाने पे कितने आवर्स लगा रहे हैं डायरेक्ट लेबर के 10 आवर्स। अच्छा, अब एक जो बात यहाँ पे की है ना उसमें वेरिएबल ओवरहेड्स, वो कहता है वेरिएबल ओवरहेड्स हैं डायरेक्ट लेबर के साथ वेरी करते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड नहीं करेंगे। हमारा वेरिएबल ओवरहेड है 50,000, तो हम 50,000 को डिवाइड करेंगे जितने लेबर आवर्स हैं हमारे पास, लेबर आवर्स भी 50,000, तो पर लेबर आवर जो हमारा वेरिएबल ओवरहेड है ना वो $1। इस $1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि एक यूनिट को बनाने में हमारे 10 घंटे लगते हैं, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ना ये पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड की जो कॉस्ट आ जाएगी वो $10 आएगी। मतलब कॉस्ट आएगी 10 ही, लेकिन उसका जो मेथड है वो इस तरीके का है। इसको याद है। फिर फिक्स्ड ओवरहेड है वो 25,000 है, वो तो 25,000 रहेंगे। 5,000 यूनिट है तो पर यूनिट वो 5 आ जाएंगे। यहाँ वो लिख देता हूँ कि 25,000 आपके टोटल फिक्स ओवरहेड है। नंबर ऑफ यूनिट आप कितनी बना रहे हैं 5,000, 5,000 पे डिवाइड कर लें तो आपका क्या आ जाएगा 5, तो ये आपका फिक्स ओवरहेड है। इन सारी कॉस्ट को यानी 30, 40 प्रोडक्शन ओवरहेड की हमने कॉस्ट निकाली थी, वेरिएबल ओवरहेड की हमने कॉस्ट निकाली थी 10, तो 30, 40, 70, 10, 80 और 5 85, $85 आ गई। $85 आपकी है स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो आपने बजट बनाया है उसके मुताबिक। ये आप आंसर में देख लोगे तो वो $85। पहले पार्ट में उसने यही पूछा था, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होगा कि हमने ये जो $5 फिक्स ओवरहेड ऐड किया था ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में ये फिक्स ओवरहेड ऐड नहीं होता। फिक्स ओवरहेड $5 था पर यूनिट, तो वो $5 85 में से माइनस कर दो, तो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी वो सी आ जाएगी। बस इतना सा काम। तो ये आप इसका सोल्यूशन करो, इसको सॉल्व करो, उसमें अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कस करो। फिर आगे वेरिएंस एनालिसिस, जो असल में जिस चैप्टर जिस चीज के बारे में है वो वेरिएंस एनालिसिस है। बेसिक वेरिएंस एनालिसिस हैज बीन सीन इन बजटिंग चैप्टर व्हेन कंपेयरिंग अ फ्लेक्सिबल बजट विद एक्चुअल रिजल्ट्स। वो सादा तो हमने डिस्कस कर लिया था बजटिंग वाले चैप्टर। अब ये कहता है कि डिफरेंस वो जो आगे सारा होगा डिटेल में हम उसको देखते हैं। वेरिएंस कितनी तरह का है, सबसे पहले है सेल्स वेरिएंस। वेरिएंस के बारे में आपने याद रखना है कि वेरिएंस की दो रीजन होती है। आप अगर लिखो ना कि रीजन ऑफ वेरिएंस, तो वो दो है। वो क्या है? पहले नंबर पे आपकी है क्वांटिटी और दूसरे नंबर पे आपका है रेट या प्राइस। कि वेरिएंस जो आएगा या तो आपकी क्वांटिटी
स्टैंडर्ड से कम या ज्यादा बनाई है आपने, या फिर आपका रेट जो है वो स्टैंडर्ड से कम या ज्यादा हो गया, तो ये दो ही रीजंस है वेरिएंस। वो किसी तरह का भी वेरिएंस हो, उसकी जो बेसिक रीजंस है वो दो ही। तो फिर वेरिएंस की टाइप, वो सेल वेरिएंस हो, वो रॉ मटेरियल वेरिएंस हो, वो सारा कुछ आप आगे जब प्रैक्टिस करेंगे हम, तो वो आप देखोगे कि वो ऐसी ही बात है। तो वेरिएंस की टाइप्स में सेल वेरिएंस, रॉ मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, ये सारे आपके वेरिएंसेस हैं, टाइप्स हैं। टू ऑफ द वेरिएंसेस discussed in the following section are calculated differently. The sale volume variance will be calculated using standard contribution under marginal cost system and using standard profit under absorption costing system, and the fixed overhead variance under marginal costing only consists of the fixed overhead expenditure. ये जो दो कहानियां लिखी है ना उसमें, इसका सिंपल वर्ड में ये देख लो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कस किया है कि आपकी जो कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं वो दो है। एक आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग है और दूसरी आपकी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ये दो तरह की कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं। फिर आपको ये भी पता है कि जो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक होती है ना, उसमें आप जो कैलकुलेट करते हैं वो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की टेक्निक में आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। असल चीज जो है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में आप कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में आप कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। ये बात उसने यहाँ लिखी है कि जब आप सेल वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे ना, तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड यूजिंग स्टैंडर्ड प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये होगा कैसे, वो तो जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन इसका लिंक ये मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेस के साथ है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारी जो असल चीज होती है वो कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है। तो प्रॉफिट में जो चेंज आएगा वो कंट्रीब्यूशन के चेंज की वजह से आएगा। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्योंकि हम फिक्स ओवरहेड को भी पर यूनिट एब्जॉर्ब करवा देते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसका ओवरहेड, जो फिक्स ओवरहेड है, वो भी वेरी करेगा, इस सेंस में कि वो जब एब्जॉर्ब हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स पे, तो जब हम ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो वो ओवरहेड भी वेरी करेगा। प्रैक्टिकली वो नहीं करता क्योंकि वो फिक्स है, लेकिन हम कैलकुलेशन में उसको देखते हैं। फिर एक एंड पे जाके ये वाली जो बात उसने लिखी है ना, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली कंसिस्ट ऑफ, अब फिक्स ओवरहेड वेरिएंस भी दो वजह से होता है, क्वांटिटी की वजह से या फिक्स ओवरहेड का जो एब्जॉर्प्शन रेट है ना वो चेंज हो जाता है। मतलब एक होता है आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक होता है वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड में वॉल्यूम वेरिएंस में आगे फिर दो होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है, इसमें क्योंकि आप फिक्स ओवरहेड को यूनिट्स में एब्जॉर्ब नहीं करवाते, इसलिए इसमें वॉल्यूम की वजह से कोई वेरिएंस नहीं आता। ये भी आपको सही समझ आएगी जब हम फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, वहां पे जाके आपको समझ आएगी। लिहाजा ये दो पॉइंट बेसिक लेवल पे आप अपने जहन में रखें कि इनका मतलब है क्या। अब वेरिएंस, ऊपर मैंने बताया कि दो रीजन से, क्वांटिटी की वजह से वेरिएंस आएगा या फिर आपका रेट की वजह से वेरिएंस आएगा या प्राइस की वजह से वेरिएंस आएगा। अब यहाँ पे उसने सेल वेरिएंस को लिख दिया कि डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस की वजह से आ गया सेल वेरिएंस, या दूसरी वजह क्या है उसकी, डिफरेंस इन सेल प्राइस की वजह से आया या डिफरेंस इन सेल वॉल्यूम की वजह से आया। अब ये वाला जो वेरिएंस आपका, ये आपका आ गया प्राइस वेरिएंस, और दूसरा जो आएगा ये वाला
ये है क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस का ही दूसरा नाम जो उसने नीचे लिखा भी है वो है वॉल्यूम वेरिएंस, यानी वॉल्यूम आपका कम या ज्यादा होगा तो आपकी जो ये, क्योंकि सेल की बात कर रहे हैं तो हम सेल में रेवेन्यू लेते हैं। अगर आपकी प्राइस बढ़ेगी तो जो आपकी इनकम है यानी सेल्स रेवेन्यू वो बढ़ जाएगी। अगर आपकी प्राइस कम होगी तो आपकी इनकम यानी सेल रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके नंबर ऑफ यूनिट सेल ज्यादा होंगे तो भी आपका सेल वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर कम नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे तो आपकी जो सेल्स वैल्यू है, रेवेन्यू है, वो कम हो जाएगा। तो यही जो कमी या इंक्रीज और डिक्रीज है इसी को हम वेरिएंस कहते हैं। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला समझने के लिए ना आप चार चीजों को जहन में रखें। सबसे पहली चीज आपने ये जहन में रखनी है, सबसे पहले आपकी होती है चीजें होती हैं स्टैंडर्ड, दूसरे नंबर पे आपके होते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स। ठीक है जी। स्टैंडर्ड में दो चीजें आपके पास, एक है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और दूसरा है स्टैंडर्ड प्राइस। इसी तरह एक्चुअल रिजल्ट्स में भी दो चीजें आ जाएंगी, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। तो ये आपने याद रख लेना। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम समझने के लिए करते हैं, वो ये है कि ना इसके लिए हम कुछ शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को आगे जब मैं वेरिएंस आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए SQ यूज करेंगे, ठीक है, और स्टैंडर्ड प्राइस के लिए SP यूज करेंगे। अच्छा, प्राइस की जगह बाद जगह रेट होगा, जहां पे हमारी लेबर वगैरह आएगी ना तो लेबर की प्राइस नहीं होती, लेबर का रेट होता है। मटेरियल की भी प्राइस होती है, सेल की भी प्राइस होती है, लेबर का भी रेट होगा, ओवरहेड्स का भी रेट होगा, वहां पे प्राइस की जगह रेट टर्म यूज होगी, मतलब दोनों का एक। एक्चुअल क्वांटिटी के लिए AQ टर्म यूज करेंगे हम, और एक्चुअल प्राइस के लिए AP टर्म यूज करेंगे। तो ये आपने समझ लेना है कि ये आगे हम वेरिएंस जो पढ़ेंगे ना तो इसमें ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे। अब आ जाते हैं वेरिएंस के फॉर्मूला। बेसिकली ये दो स्टेप का फॉर्मूला है। असल में तो वेरिएंस को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो वेरिएंस भी होता है ना, वो होता है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। टोटल वेरिएंस ये है, लेकिन हमने अभी देखा कि स्टैंडर्ड में भी दो चीजें हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल में भी दो चीजें हैं, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। तो हम वेरिएंस को दो स्टेप में करेंगे, वो दो स्टेप में कैसे करेंगे उसको भी देख लो। उसका तरीकाकार ये होगा, स्टेप 1 हम ये करेंगे कि हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी से SQ से मूव करके जाएंगे एक्चुअल क्वांटिटी, यानी हम अपनी स्टैंडर्ड प्राइस को नहीं छेड़ेंगे लेकिन क्वांटिटी को हम बदल देंगे। ओरिजिनली आपके पास जो होगा ना, जो स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड रेवेन्यू यानी जो आपकी टारगेटेड या बजटेड सेल्स है, वो क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। और जो आपके एक्चुअल रिजल्ट्स होंगे यानी एक्चुअल रेवेन्यू जो होगा आपका, वो होगा एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस।
तो इस स्टेप से इस स्टेप तक आने में हम बीच में एक स्टेप ऐड कर लेते हैं। वो वाला स्टेप जो होता है ना, वो हम ये है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी पे, यानी हम एक फॉर्मूला हमारा हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक फॉर्मूला हो गया एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। इन दोनों के बीच में हम एक फॉर्मूला ऐड कर लेते हैं और वही होता है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। यानी हमने क्वांटिटी को, इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चेंज कर दिया, लेकिन प्राइस को नहीं छेड़ा, प्राइस स्टैंडर्ड ही रखी। अब ये जो है ना, जो नया फॉर्मूला हमने लगाया है, इस फॉर्मूला को हम कहते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, या इसको हम कहते हैं फ्लेक्स्ड बजट, जो कि आपने फ्लेक्स बजट की टर्म पढ़ी हुई है। जब हम इसको रिमूव कर दें स्टेप 1, जब हम स्टैंडर्ड एक्चुअल स्टैंडर्ड, अच्छा ये जो स्टैंडर्ड रेवेन्यू है ना, ये हमारा ओरिजिनल स्टैंडर्ड है या ओरिजिनल बजट है। हम जब ओरिजिनल बजट को रिवाइज करके रिवाइज्ड बजट बनाते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, जो इसका और इसका जो डिफरेंस होगा, इसका और इसका जो डिफरेंस होगा, इसी को हम क्वांटिटी वेरिएंस कहते हैं। क्वांटिटी वेरिएंस क्यों कहेंगे कि आपने देखा कि आपकी जो क्वांटिटी है वो पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, उससे वो बदल के हो गई एक्चुअल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी वेरी कर गई, प्राइस को हमने नहीं छेड़ा। और एक्चुअल क्वांटिटी, ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड है, इसको जब हम एक्चुअल रेवेन्यू के साथ या एक्चुअल रिजल्ट्स कह लें, एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये जो वेरिएंस होगा ना हमारा, इस वेरिएंस को हम कहेंगे प्राइस वेरिएंस। ठीक है, तो ये दो तरह के वेरिएंसेस होते हैं। इसमें आपने देखा कि आपने अब क्वांटिटी तो एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी पे आ गए, अब आपने प्राइस को भी एक्चुअल पे लेके जाना है। तो अब इस स्टेप से, ये जो दूसरा स्टेप है, जब आप ये वाला स्टेप परफॉर्म करेंगे तो इससे आपका प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो नीचे हम एग्जांपल से उसको एक्चुअली भी समझेंगे। अब सेल वॉल्यूम वेरिएंस में दो चीजें हैं। ये जो सेल वॉल्यूम वेरिएंस है ना, उसकी दो टर्म्स ये लिखती हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा। ये जो क्वांटिटी वेरिएंस हमने पढ़ा है ना इधर ऊपर, ये क्वांटिटी वेरिएंस वॉल्यूम वेरिएंस भी कहलाता है। तो नंबर ऑफ यूनिट तो हमने वेरी कर लिए हैं, लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, वो भी आपने साथ साथ देखा। अब सेल वॉल्यूम वेरिएंस में हम क्या करते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये आ गया क्वांटिटी का वेरिएंस, तो इसको ब्रैकेट्स लगा दें। अब ये तो क्वांटिटी का वेरिएंस होता है। वेरिएंस हम हमेशा फाइंड करते हैं इन टर्म ऑफ मनी, यानी डॉलर्स में फाइंड करेंगे। तो ये नंबर ऑफ यूनिट का वेरिएंस तो आ गया कि एक्चुअल क्वांटिटी अगर आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज्यादा सेल हुई, 200 यूनिट या 100 यूनिट या 50 यूनिट, तो ये 50 यूनिट सेल वॉल्यूम का नंबर ऑफ यूनिट्स में वेरिएंस है। लेकिन इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, किससे करेंगे? तो हमें ये चाहिए कि अगर 50 यूनिट आपकी ज्यादा सेल हुई है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपको कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम इसको, यानी क्वांटिटी के वेरिएंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं एसटी का मतलब स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन के साथ, पर यूनिट के साथ। तो ये जो पूरा फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमारा
सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस आ जाएगा। अब ये नीचे लिखवाता हूं मैं दोनों फॉर्मूला अलग करके भी, तो ये सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस आ जाएगा। अब सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस मार्जिनल कॉस्टिंग में आएगा, सेल वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस वो आएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये वॉल्यूम वेरिएंस में दो अलग अलग वेरिएंस होते हैं। अगर आपको वो मार्जिनल कॉस्टिंग का पूछेगा तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, अगर आप वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पूछते हैं ना तो ये स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह आप स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट फाइंड करेंगे। अब ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। आपने पढ़ी हुई ये चीज बहुत दफा MA1 MA2 वगैरह सब सब्जेक्ट में है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा, किसी भी क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे आप तो क्या करेंगे, सेल्स प्राइस में से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट को, तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब वेरिएबल कॉस्ट, फिर यहाँ पे एक और सवाल पैदा हो गया कि वेरिएबल कॉस्ट तो दो तरह की है, यहां लिखते हैं हम इसको। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो दो तरह की है, प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट। तो सवाल ये है कि जब हम ये कंट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो इसमें हमने लिखा कि वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, तो कौन सी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, तो इसका जवाब ये है कि हम सारी वेरिएबल कॉस्ट, ऑल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे। अब कंट्रीब्यूशन जो हमने फाइंड करना है ना, वो टोटल नहीं फाइंड करना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करना, क्योंकि ऊपर फॉर्मूला में भी लिखा था स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट है, तो मार्जिनल में हमने लिखा था स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हम सेल प्राइस भी पर यूनिट लेंगे, ऑल वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट लेंगे, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा हमारे पास। तो ये तो उसका फॉर्मूला है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको अपने पास नोट करते जाओ साथ साथ रजिस्टर पे, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। ये जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ बड़े सिंपल वर्ड में है, वैसे तो बुक वाले ने भी यही टर्मिनोलॉजी यूज की है, लेकिन ये APAQ तरह शॉर्टकट हो जाता है तो आसानी से याद। दूसरा वेरिएंस आपका है सेल प्राइस वेरिएंस। सेल प्राइस वेरिएंस में भी उसने ये ले लिया कि एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, ये प्राइस का वेरिएंस है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक्चुअल क्वांटिटी के साथ, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। अच्छा, एक होता है आपका एक्चुअल, एक होती है क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड, एक होती है क्वांटिटी सोल्ड। अगर क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड ज्यादा है, क्वांटिटी सोल्ड कम है, या क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड कम है, क्वांटिटी सोल्ड ज्यादा है क्योंकि कुछ आपके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ था, तो उसमें से भी आपने कुछ चीजें सेल की हैं, तो आपने सेल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते वक्त एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड लेनी है, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड नहीं लेनी, क्योंकि सेल्स वेरिएंस तभी आएगा जब चीज सेल होगी, तो जितनी सेल होगी उतना ही सेल वेरिएंस आएगा। प्रोडक्शन भले उससे ज्यादा हो या कम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये उसने ना एक क्वेश्चन दे दिया हमें, इलस्ट्रेशन, एक्चुअल सेल आपने की है 1000 यूनिट और उनकी सेल प्राइस आपने चार्ज की है 650 पर यूनिट, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 6,50,000 आ जाएगा। जब आपने बजट बनाया था ना तो आपने अज्यूम किया था कि 900 यूनिट सेल हो, इसका मतलब है 100 यूनिट ज्यादा सेल हो गई है। तो सेल जब ज्यादा हो तो आपका वेरिएंस होता है फेवरेबल। 100 यूनिट जब आप ज्यादा सेल करेंगे तो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, जब रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा तो वो आपके लिए फेवरेबल चीज है, फायदेमंद चीज है। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आपने अज्यूम की थी कि 700 है, एक्चुअली सेलिंग प्राइस है 650। अब प्राइस में आपको नुकसान हो रहा है तो प्राइस का जो वेरिएंस होगा वो एडवर्स आ जाएगा, वो हम जब फाइंड करेंगे आपको पता चल जाएगा। अब जो वॉल्यूम वेरिएंस के लिए उसने कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है बजटेड पर यूनिट और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ये हमें कैलकुलेट नहीं करने पड़ेगा। अच्छा, इसका सोल्यूशन देखे बगैर मैं अगर आपको यहीं पे करवाऊं
तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पहले हम करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम E245 को कंसीडर करेंगे। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को आप याद रखें। तो हम इसको सॉल्व करें अगर, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूनिट सेल हुई? एक्चुअल क्वांटिटी है 1000। इसमें से माइनस क्या करेंगे? 900। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा। इसको एंड में मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 245 के साथ, क्योंकि स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 245 है। इसका जब आप आंसर निकालोगे ना, तो 1000 माइनस 900 100 मल्टीप्लाइड बाय 245, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया? 24,500। ये डॉलर्स में है। अब सवाल ये होगा कि फेवरेबल है या एडवर्स है? तो क्योंकि हमने ज्यादा यूनिट सेल किए तो ये फेवरेबल। ये बात भी याद रखनी होती है, हमने इसको कोड करना होता है कि फेवरेबल है या एडवर्स है। अगर आप आ जाए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी आपका जो 1000 माइनस 900 है ना, ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 205 के साथ स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट के साथ। तो जो आपका, अच्छा इसको भी नाम लिख देता हूं ऊपर ताकि याद रहे। ये जो पहले लेवल पे आपने फाइंड किया है ना, इसका नाम है सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। तो सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस मार्जिनल कॉस्टिंग में आएगा, जबकि दूसरा जो हम फाइंड कर रहे हैं अभी, ये है सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। ये हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आता है। तो सेल वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस का हमारा आंसर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 205। फाइनल आंसर है 20,500। और ये भी फेवरेबल है, एफ का मतलब फेवरेबल। तो ये आपके दोनों वेरिएंसेस आ गए। नीचे आप देख लो, 20,500 सेल वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आया फेवरेबल, और सेल वॉल्यूम वेरिएंस मार्जिनल कॉस्टिंग में जो आया वो 24,500 फेवरेबल। वो दोनों मैंने लिख दिया। अब इसका नाम यहाँ उसने नहीं लिखा, हम इसका नाम रखेंगे सेल वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, और इसका नाम है सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, क्योंकि पेपर में वो यही दे। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सेल प्राइस वेरिएंस। सेल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? सेल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। दोनों प्राइसेस का डिफरेंस निकाला और इसको मल्टीप्लाई किया एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें कि जब भी आपने प्राइस वेरिएंस निकालना है या रेट वेरिएंस निकालना है, तो आपने क्वांटिटी एक्चुअल वाली लेनी है। इसकी लॉजिक ये है कि आपने अगर एक्चुअली 900 यूनिट सेल की है ना, तो इन 900 यूनिट में ही प्राइस के फर्क की वजह से आपको फायदा या नुकसान होगा। आपने प्लान तो ये किया था कि 1000 यूनिट सेल करेंगे, लेकिन वो 100 यूनिट तो आपने सेल ही नहीं की। तो जो यूनिट आपने सेल ही नहीं की उसका प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना फजूल है। इसलिए हम यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं 900 यूनिट, क्योंकि हमने सेल ही जब 900 यूनिट की है तो प्राइस का जो वेरिएंस आएगा वो 900 यूनिट्स में ही आएगा, एक्चुअल यूनिट्स में। जो चीजें हमने सेल ही नहीं की उनका प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना उसकी जरूरत ही कोई नहीं, यानी इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती। तो अब ये जो फॉर्मूला लिखवाया है आपको, एक्चुअल प्राइस में से स्टैंडर्ड प्राइस माइनस करें, जो आंसर आए उसको आप मल्टीप्लाई कर दें एक्चुअल क्वांटिटी के साथ।
ये मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों में एक जितना ही आता है, दोनों का अलग अलग नहीं होता। जैसे वॉल्यूम वेरिएंस मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अलग अलग है, उनका आंसर डिफरेंट है, तो प्राइस वेरिएंस का आंसर डिफरेंट नहीं होगा। तो एक्चुअल प्राइस आपने चार्ज की है 650, जबकि आपकी स्टैंडर्ड प्राइस थी 700, और एक्चुअली क्वांटिटी आपने सेल कितनी की है 900। अब -50 आपका प्राइस का वेरिएंस आया, मल्टीप्लाई करेंगे 900 तो आपका आंसर आ जाएगा -45,000। -45,000 का असल में मतलब ये है कि 45,000 एडवर्स, ये -45,000 का मतलब एडवर्स वेरिएंस। तो वो आप नीचे देखोगे इसका एक्चुअल सेल सॉरी 1000 थी, तो वो 50,000 पूरा है, वो एडवर्स वेरिएंस है। तो ये सॉल्यूशन कैजुअल अंडरस्टैंडिंग आगे दी हुई है 2B 3B, तो ये दोनों आप कैजुअल अंडरस्टैंडिंग करें। आगे मटेरियल का वेरिएंस है, मटेरियल का वेरिएंस भी दो है। मटेरियल का एक वेरिएंस आया कि आपकी परचेज, सेल्स का वेरिएंस था सेल प्राइस डिफरेंट, मटेरियल का वेरिएंस आया कि परचेज प्राइस डिफरेंट। या फिर आपने जो चीजें मटेरियल यूज किया ना, ये क्वांटिटी यूज्ड, याद रखें कि क्वांटिटी यूज का मतलब है मटेरियल क्वांटिटी यूज्ड। यहां पे सेल्स का कोई लेना देना नहीं, ये जो क्वांटिटी है ये सेल्स की नहीं है, ये क्वांटिटी मटेरियल की क्वांटिटी। इसलिए इस पॉइंट को याद रखना है आपने कि जब हमने मटेरियल की क्वांटिटी फाइंड करनी है तो वो कैसे करना है, वो आगे हम सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन, तो वहां पे आपको पता चलेगा। टोटल मटेरियल वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस अलग, और यूजेज, अच्छा इसका नाम देखा ना उसने, यूजेज वेरिएंस क्यों रखा है कि मटेरियल आप या कम यूज करेंगे या ज्यादा यूज करेंगे, किससे, स्टैंडर्ड से। तो इसके लिए भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी होगी, इसी तरह स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस होगी। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, और एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। इसीलिए इसका नाम जो उसने रखा है यहाँ यूजेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस तो वही नॉर्मल चीज है जो मटेरियल में उसमें सेल्स में भी बढ़ी है, वो उसी तरह ही है। अब यहाँ पे अगेन उसने एक टर्म नीचे यूज किया फ्लैक्स बजट। ये कैसे बनाता है मैंने पहले आपको ऊपर इसीलिए बता दिया था कि ये फ्लैक्स बजट बार बार आगे यूज होगा, वो क्वेश्चन देके ही आपको सही समझ आएगा, लेकिन आपको ये टर्म जहन में रहनी चाहिए कि फ्लैक्स बजट वेरिएंस एनालिसिस में यूज होगा। द टोटल वेरिएंस कैन बी एनालाइज्ड इनटू टू सब वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस का मतलब क्वांटिटी वेरिएंस है कि क्वांटिटी आपने कम यूज की या ज्यादा यूज की। स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया था कि आपका एक यूनिट पे इतने केजी मटेरियल लगेगा या इतने लीटर या इतने मीटर मटेरियल लगेगा, तो अगर आपका वो जो यूजेज है पर यूनिट वो स्टैंडर्ड से ज्यादा हो जाए तो आपका एडवर्स वेरिएंस होगा, अगर स्टैंडर्ड से कम हो जाए तो फेवरेबल वेरिएंस होगा। फॉर्मूला उसका वही है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जब आप फाइंड करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, प्राइस वेरिएंस इक्वल्स टू एक्चुअल प्राइस। अच्छा यहाँ पे ना स्टैंडर्ड प्राइस को पहले माइनस एक्चुअल प्राइस, और मल्टीप्लाई कर देंगे एंड पे जाके स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, तो ये आपका प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, सॉरी प्राइस वेरिएंस में हमेशा मैंने बताया था एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी क्यों लेते हैं, मैंने इसकी आपको लॉजिक बता दी है कि एक्चुअल क्वांटिटी लेने का मतलब ये है कि जैसे सेल्स में हमने 1000 यूनिट को लिया था प्राइस वेरिएंस के लिए कि हमने जब चीजें 1000 सेल की हैं
तो वेरिएंस 900 का कैलकुलेट करेंगे तो 100 का वेरिएंस किधर गया। अगर हम चीजें 900 सेल करें और वेरिएंस 1000 का कैलकुलेट करेंगे तो वो 100 का एक्स्ट्रा क्यों कैलकुलेट किया जब एक चीज हमने सेल ही नहीं की। इसी तरह मटेरियल में अगर हमने 5000 केजी यूज किया है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज का जो मतलब है वो एक्चुअली अगर हमने 5000 केजी यूज किया तो वेरी प्राइस कम या ज्यादा उसी की ही होगी ना। एक मटेरियल हमने लाया हुआ है, खरीदा हुआ और वो स्टोर में पड़ा हुआ है, उसकी प्राइस में वेरिएंस जो है वो हमारा प्रोडक्शन में तो इंक्लूड ही नहीं होगा। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी लेने का मतलब या मकसद यही होता है कि आप क्वांटिटी जो एक्चुअली यूज करेंगे उसी को वेरिएंस उसी का ही आएगा। जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आपने यूज ही नहीं की उसका आप वेरिएंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, लॉजिकली नहीं। अब फॉर्मूला जो उसने लिखा हुआ है ना, ये लंबी चौड़ी कहानी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने ये सादा फॉर्मूला लिखवा दिया आपको। ये फॉर्मूला आप अपने पास रजिस्टर में नोट कर लें। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ये बार बार आपको ध्यान में रखने वाली बात कि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये पॉइंट आपको जहन में बिल्कुल वाज़े रखना है ताकि आपको किसी तरह की भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वाला फॉर्मूला आप अपने पास नोट कर लें। प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये फॉर्मूला याद करें। ये जो बीच में उसने ये लंबी चौड़ी कहानी डाली हुई है ना, इसको इग्नोर करें। यहाँ उसने एक इलस्ट्रेशन दी है कि मटेरियल कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट वेरिएंस का मतलब प्राइस वेरिएंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मटेरियल पे जो आप प्राइस पे कर रहे हैं वो आपके लिए कॉस्ट है, इसलिए उसका नाम उसने कॉस्ट वेरिएंस रख दिया। डाटा नोट करें सबसे पहले। जो पहला टास्क होता है ना आपका वो डाटा एनालिसिस ही है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का डाटा एनालिसिस कर सकते हैं तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में से डाटा एक्सट्रैक्ट करना ही नहीं आता तो फिर आपके लिए क्वेश्चन पहाड़ है, सॉल्व ही नहीं होगा। इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन में पहला चीज जो उसने डाटा के तौर पे दी हुई है वो है डायरेक्ट मटेरियल 40 स्क्वायर मीटर यूज होगा। ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी जो आपने प्लान किया है। स्टैंडर्ड का मतलब प्लान ही होगा कि आप एक यूनिट को बनाने में 40 स्क्वायर मीटर मटेरियल लगाएंगे। पर स्क्वायर मीटर जो प्राइस है वो 5.3 है, तो टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 212 का मटेरियल आपका एक यूनिट पे लगेगा। अच्छा, अब वो कहता है कि एक्चुअली आपने 1000 यूनिट्स बनाए और उन पे 39,000 स्क्वायर मीटर मटेरियल यूज किया। अगली बात को फिलहाल इग्नोर कर। यहां पे आपको जो यूजेज दी हुई है ना स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में आपको यूजेज दी हुई है पर यूनिट 40 स्क्वायर मीटर्स पर यूनिट है, क्योंकि ये कॉस्ट कार्ड जो होता है ये यूनिट की बनाया जाता है। लेकिन जब उसने एक्चुअल रिजल्ट्स की बात की तो उसने ये बता दिया कि आपने 1000 यूनिट्स बनाए, 1000 यूनिट पे आपने 39,000 स्क्वायर मीटर कपड़ा लगाया है या जो भी मटेरियल है वो लगाया है। तो हमें यहाँ पे भी पहले पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब ये जरूरी नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व करने के दो मेथड है, पर यूनिट कैलकुलेट करके उनका डिफरेंस। क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाया है ऊपर, जो मैं आपको फॉर्मूला याद करवाना चाह रहा हूँ वो पर यूनिट वाला फॉर्मूला है, टोटल वाला फॉर्मूला नहीं है। जो उसने ये वाला फॉर्मूला लगाया ना, ये टोटल वाला फॉर्मूला है। ये बात का याद नहीं रहता बंदे को, इसलिए ये पर यूनिट वाला ज्यादा आसान। अब हमें एक्चुअल डाटा भी पर यूनिट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम एक्चुअल क्वांटिटी पर यूनिट कैलकुलेट करें, एक्चुअल क्वांटिटी से मुराद क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन 1 यूनिट, तो वो क्या हो जाएगा 39,000 आपने टोटल एक्चुअल मटेरियल यूज किया, इसको डिवाइड कर ले 1000 से, तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपने पर यूनिट 39 मीटर मटेरियल यूज किया। ये 39 आपके पास आ गया।
39 आपके पास आ गया। पहले इसमें क्या पूछा, टोटल मटेरियल, कैलकुलेट मटेरियल टोटल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस। टोटल वेरिएंस तो खैर बाद में बताता हूँ क्या होगा, प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है। अब जब हमने पर यूनिट मटेरियल निकाल लिया तो इसी तरह प्राइस भी कैलकुलेट करना। हमें जो स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है ना, वो तो उसमें दी हुई है 212, वो ये दी हुई है। एक्चुअल प्राइस कितनी है, मैंने शुरू में बताया था कि चार चीजें हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 है पर मीटर पर यूनिट, एक्चुअल क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली 39। स्टैंडर्ड प्राइस है 5.3, क्योंकि हमें पर स्क्वायर मीटर चाहिए ना, ये तो टोटल कॉस्ट है टोटल। स्टैंडर्ड प्राइस है 5.3 पर स्क्वायर मीटर। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस फाइंड करने का तरीका ये है, वो कहता है कि आपने जब ये 39,000 स्क्वायर मीटर मटेरियल यूज किया तो उसकी जो टोटल कॉस्ट थी ना वो 2,10,600 थी। तो पर यूनिट कितनी हुई, पर यूनिट कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका फिर ये है कि एक्चुअल प्राइस आपकी इस तरह कैलकुलेट होगी, 2,10,600 को डिवाइड कर देंगे 39,000 से, तो वो हमारी एक्चुअल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 2,10,600 को 39,000 से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने मटेरियल जो खरीदा है उसकी पर यूनिट प्राइस कितनी है। तो आपने मटेरियल खरीदा है $5.4 पर मीटर, जबकि स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी, $5.3 पर मीटर। अब डाटा पूरा हो गया, चार चीजें हमारे पास पूरी हो गई। वो चार चीजें क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 स्क्वायर मीटर, स्टैंडर्ड प्राइस 5.3 पर स्क्वायर मीटर, एक्चुअल क्वांटिटी 39 स्क्वायर मीटर, पर यूनिट की बात कर रहे हैं, एक्चुअल प्राइस 5.4 पर स्क्वायर मीटर ऑफ क्लॉथ। अब अगर प्राइस वेरिएंस, ये जो उसने बताया प्राइस वेरिएंस फाइंड करें, तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएं। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपको जैसे मैंने लिखवाया था, ये सारी चीजें हम खत्म कर देते हैं। डाटा हमें याद होना चाहिए तो हम इसको खत्म कर देते हैं। अब हमारा प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस वेरिएंस में मैंने बोला था क्वांटिटी कौन सी होती है, एक्चुअल क्वांटिटी। अब इसको जब आप डाटा बुक करेंगे तो डाटा स्टैंडर्ड प्राइस आपकी है 5.30, एक्चुअल प्राइस है 5.40, जबकि आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है 39,000 मीटर। अब एक्चुअल क्वांटिटी में आपने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस नहीं देखना, हम क्योंकि मटेरियल का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो हमने मटेरियल की यूजेज देखनी। तो जब आप इसका फाइनल आंसर निकालेंगे तो वो फाइनल आंसर आपके पास 3900 आ जाएगा, और वो होगा एडवर्स। एडवर्स क्यों है, एडवर्स होने की वजह ये है कि आपकी मटेरियल की प्राइस स्टैंडर्ड में कम थी, एक्चुअली आपको मटेरियल महंगा मिला, 5.3 की जगह वो $5.4 में मिला। तो जब वो $5.4 में मिला तो $0.1 आपने एक्स्ट्रा पे किया, $0.1 को 39,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $3,900। अब ये जो आंसर है ये डॉलर्स में है, ये एडवर्स वेरिएंस आ जाए। आप नीचे सोल्यूशन में देख लें, 3900 एडवर्स। अब उसने ये बीच में कोई कैलकुलेशन नहीं करके दिखाई आपको, उस तरीके से जिस तरह हमने आसानी से कर ली। ये सारी वो ये वाली 2,10,600 कैसे आया, ये आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपके लिए सारी आगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी।
ये भी फॉर्मूला ठीक है, मतलब इसको याद कर लें तो ये भी ठीक है, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हम एक ट्रैक पे जब चल पड़ जाए तो फिर उसी को यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा है। दूसरा हमने कैलकुलेट करना है यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला हम यहां लिख लेते हैं। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। यूजेज वेरिएंस में जो प्राइस या रेट होगा, क्वांटिटी वेरिएंस में या वॉल्यूम वेरिएंस में वो स्टैंडर्ड होगा, जबकि प्राइस वेरिएंस में जो क्वांटिटी होगी वो एक्चुअल वैल्यू। अब डाटा पुट कर लें। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी इस तरह कैलकुलेट होगी कि आपने बजट बनाया कि आपने 1000 चीजें सेल की है ना, या प्रोड्यूस की है। हर यूनिट पे 40 स्क्वायर मीटर मटेरियल यूज होगा स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो हम ये कह सकते हैं कि 1000 को 40 से मल्टीप्लाई करें, आपका जो यूजेज होगा वो क्या होगा 30। यानी इसको ब्रैकेट में लिख लें कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल क्या होगी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 40,000। इसमें से माइनस कर दें एक्चुअल क्वांटिटी 39,000। और जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दें स्टैंडर्ड प्राइस के साथ 5.30 के साथ। तो आंसर फाइनल क्या आ गया? ये बना 40,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 आ गया। यानी स्टैंडर्ड में आपका जो मटेरियल यूज होना चाहिए था 40,000 यूज होना चाहिए था। यूज आपने कितना किया? 39,000 यूज किया है मीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1000 मीटर कम मटेरियल यूज किया। जब आपका मटेरियल यूजेज कम होगा तो कॉस्ट सेव होगी, जब कॉस्ट सेव होगी तो वेरिएंस फेवरेबल होगा। तो 1000 को 5.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो 5300 फेवरेबल आ जाएगा डॉलर्स में। तो आप नीचे आंसर देख लें, 5300 फेवरेबल। इन दोनों वेरिएंसेस को 5300 फेवरेबल और 3900 एडवर्स, फेवरेबल वेरिएंस और एडवर्स वेरिएंस एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो जो टोटल वेरिएंस है ना वो आपका 1400 फेवरेबल है। वजह क्या है कि फेवरेबल ज्यादा था, क्वांटिटी की वजह से आपको फेवर हो गई, प्राइस की वजह से नुकसान हो गया। यानी एक मटेरियल है वो आपने महंगा लिया। ये इसका थ्योरेटिकल पॉइंट भी है कि जब आप महंगा मटेरियल खरीदते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी हो तो आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा, लेकिन यूजेज वेरिएंस फेवरेबल हो जाएगा। यूजेज वेरिएंस फेवरेबल होने की जो वजह है वो ये है कि जब अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हो तो उसमें वेस्टेज कम से कम होती है। जब वेस्टेज कम होगी तो ऑटोमेटिकली यूजेज कम हो जाएगा, उससे आपका यूजेज वेरिएंस फेवरेबल होगा। इसको देख लें, आगे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, वो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग कर लें। तो उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर या अगला टॉपिक शुरू करेंगे मटेरियल इन्वेंटरी का, वेरिएंस के साथ क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद अलग से ये जो नीचे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग दी है ना, ये मटेरियल से ही रिलेटेड, लेबर से पहले टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 5 तक जितनी भी अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो मटेरियल से ही रिलेटेड। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिर ओवरहेड वेरिएंस, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो इसको जरा दूसरे मेथड से भी करवाऊंगा ताकि आपको दूसरा मेथड भी पता चल जाए कि वो क्या है। तो जो दोनों में से जो आपको आसान लगे वो फिर आप उसको डेफिनेटली चूज करें। तो आज के लिए इतना ही है, इसको अच्छे तरीके से देखें समझें, जो प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस कर लें।